जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इस चैप्टर के हम अंदर जानेंगे कि जब भी चार्ज क्या हो, रेस्ट हो, ठीक है, और उस रेस्ट चार्ज के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए सराउंडिंग पे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी फिनोमेना को, उसी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। ठीक है, अभी देखिए इसको मतलब स्टैटिक क्या चीज, स्टैटिक की वजह से बात हो रही है, चार्ज की वजह से ना। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, यानी चार्ज एक किसी मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट है जिसके वजह से पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, वैसे ही किसी मैटर का चार्ज भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, तो चार्ज क्लियर हुआ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज इज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड चार्ज, कह सकते हैं। ठीक है, एक और से आता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज, ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज कहने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि चार्ज को बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन सा, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। और इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कुछ पावर है, कुछ चार्ज इसके ऊपर है, चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इन्हीं पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो ये एक दूसरे इस तरह का सिंपल डेफिनेशन है। एक वो है जो आपके बुक में है, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, और एक ये, अगर मौके पे नहीं समझ में आया तो कुछ हो, ठीक है, मौके पे अगर नहीं दिमाग में आए कि क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चाहे होता है एग्जाम के टाइम में, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर मौके पे नहीं आए तो आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पर नहीं गोली मारो, दूसरा चिप दो अपने जगह से। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर, वहां पे कि अगर कोई मान लो कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में तो आ रहा है कि ये है, पर ये नहीं समझ में आया कि लिखे कैसे उसको, तो वहां पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, आपको फिगर उगर बनाना है, ग्राफ व्राफ खींचना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो जो जितनी भी गलतियां उधर होंगी वो सब इधर इधर क्या हो जाएगी, मैं करूंगा, तो आपको नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इसके लिए दिमाग में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के संग ये चीज होने वाली है कि जब आप पहुंचोगे ना 50-50 वाले में कि 50% आ रहा है और 50% नहीं आ रहा है, तब ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी आपके सामने। अब सोचो कि यार 50% आवा था, यानी आधे डेरिवेशन आवा था, आधा होते नहीं है कई जगह। तो उस समय जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया, फैक्टर्स, ग्राफ, फिगर, ये सब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो, तो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब चार्ज का क्वांटिटी कैसा है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी उसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है। जो चार्ज होता है, चार्ज के साथ क्या होता है, साइज ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, जिसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं, और इसका जो सीजीएस में होता है उसको बोलते हैं स्टेडियन कूलम, यानी एसटीसी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और ठीक है, वो छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 का पावर 9। ठीक है, ये तो ये वाला नहीं पूछता है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस आपको नहीं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, या इसको हम लोग कह सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कितने हैं, तो बारी बारी सबको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था काइट वाला। काइट में एक तो लो कॉपर का स्ट्रिंग बांध के और उसको विंड, माने जिस समय बारिश हो रही थी उसको बांध डाला था, उस समय हवा में उड़ा दिया। जब हवा उड़ाया और बिजली कड़की तो उनको शॉक लगा, कहा इट्स समथिंग बिटर एंड गुड। फिर उन्होंने फिर टच किया, फिर शॉक लगा, फिर 5 लाख में कंफर्म हुआ कि हाँ यही बिजली है, बिजली के लिए इतना सब करना पड़ा। हाँ, तो उन्होंने फिर बताया कि इसलिए उनको भी डिस्कवरर ऑफ बिजली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कई सारे साइंटिस्ट ने बताया है, ठीक है,
कोई स्पेसिफिक ये नहीं थे, लेकिन सबसे पहली बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इनको थोड़ा सा इज्जत दे दी जाती है सबको बात, ठीक है। काइट जान का रिस्क लिया था इन्होंने, एक जान के लिए इन्होंने जान का रिस्क ले लिया, ठीक है। अभी तो शहनवाज यूज कर रहा है। हाँ तभी तो ये यूज कर पा रहा है और अपने घरों में रख पा रहा है। नेक्स्ट है लाइक चार्जेज रिपेल, जैसे मैडी की प्रॉपर्टी थी ना लाइक चार्जेज वाली, वैसे इसके भी है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद है चार्ज इज कंजर्व, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम नेक्स्ट है चार्ज इज क्वांटाइज, तो ये जान लेंगे कि जो चार्ज होता है वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो बताता है ना कि जब भी चार्ज मूव करेगा तो हमेशा एक इंटीग्रल नंबर में मूव करेगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3, कभी फ्रैक्शन में मूव नहीं कर सकता, कभी डेसिमल में मूव नहीं कर सकता। जब भी करेगा तो एक फिक्स होल नंबर या फिर इंटीजर नंबर में वो क्या करेगा, मूव करेगा, समझा। तो ये बात बताया गया था। नेक्स्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। तो चार्ज ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, कहने का मतलब है कि आप उसको अर्थ में रखो, मून पे रखो, सन पे रखो, मार्स पे रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज जैसा है उसका नेचर वैसा ही वो हर जगह क्या करेगा, शो करेगा। इसको बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, और इनका मतलब है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। जैसे न्यूटन के नियम, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना न्यूटन के, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब वो अर्थ के फ्रेम में ही बस वर्क करेगा, ठीक है। दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे तो न्यूटन की खत्म हो जाएगी, ठीक है। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है वो कोई काम नहीं आएंगे। लेकिन चार्ज यहाँ हो चाहे कहीं पे भी हो, वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं करते है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चार्ज इज एडिटिव, ये आपस में, जैसा कि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, हमने सबसे शुरुआत में चर्चा की स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। जैसे चार्ज है ना, 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम, तो वो कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 सिंपल एडिशन, ठीक है। चल नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ये आता है पेपर में। कम से कम 3 प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा, 3 प्रॉपर्टी पूछता है पेपर में, ठीक है। जैसे पहला है चार्ज में कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पर मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है, पर मास के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। होता क्या है, तो ग्रेविटेशन के नियम के अकॉर्डिंग हमेशा इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। ग्रेविटेशन बोलता है ना कि एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ईच अदर with a certain amount of fixed gravitation force। कितना था, 6.67 into 10 का पावर -11, इतना ही था ना। yes, sir। इतनी फोर्स से हर एक पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो रिपल्सन वाला कंडीशन नहीं होता। नेक्स्ट है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज किसी भी बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। कि एगो का तेज भाग रहा है, एगो का स्लो भाग रहा है, तो चार्ज जो तेज भाग रहा है उसका बढ़ जाएगा, जो स्लो भाग रहा है वो घट जाएगा। नहीं, चार्ज इस पे डिपेंड नहीं करता है, पर मास इस पे डिपेंड करता है। ये आइंस्टीन का रिलेशन है, ठीक है। m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, यही था ना। हाँ, तो ये देखिए ये मास है, देखिए एक m0 मास है, इनर्शियल मास, ये मेन मास, और इस पे डिपेंडेंसी किसकी है, v की। देख लो है कि नहीं, v की डिपेंडेंसी, रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो कंडीशन है कि अगर लाइट की स्पीड के बराबर वेलोसिटी हो जाए, स्क्वायर के स्पीड के बराबर, तब तो ये कट के 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और m0 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि अगर आपका वेलोसिटी लाइट के स्क्वायर के स्पीड के बराबर हो जाए तो आपका मास अनंत होगा, मतलब मेजरेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी।
क्योंकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी लाइट की स्क्वायर की स्पीड से आप नहीं लाइट की स्पीड से नहीं चल सकते, तो स्क्वायर की स्पीड से कैसे चलेंगे? तो हम कहीं भी चले जाएंगे। कहीं, वही तो सीन है ना। ये जो वर्म होल, लूप होल, ये सब की जो चर्चाएं होती हैं वो यहीं से कॉन्सेप्ट से निकल के आई। आइंस्टीन ने भी इंटरस्टेलर देखा था उस टाइम में। अपने टाइम में आपने। चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, पर मास कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कौन कौन से तरीके हैं। जैसे सुने ना कि ये बॉडी चार्ज हो गई है, तो क्या तरीके हैं? टोटल हमारे पास 3 तरीके हैं चार्ज करने के। सबसे पहला आता है, उसमें उसको देखते हैं हम लोग। मेथड ऑफ चार्जिंग के कितने तरीके? 3। पहला फ्रिक्शन, दूसरा स्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन कंडक्शन। और तीसरा कंडक्शन। कंडक्शन। अब देखिए इन तीनों में मतलब, सबसे पहले फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होगा? तो जब दो बॉडी आपस में रगड़ खाएगी तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल आपस में रब हुए तो चार्ज हो गया ये बॉडी। तो ये है पहला केस फ्रिक्शन का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तौर पे ठंडी के दिनों में जब कपड़े निकालते हैं तो ऐसे स्पार्कलिंग की आवाज आती है। कभी कभी गौर किए हैं? जैसे कि क्या कहते हैं, कभी स्वेटर 2-3 दिन से नहीं आए हो और उसके बाद जब हम निकालेंगे ऐसे करके तो कड़कड़ पड़ की आवाज आएगी, जबकि अंदर कुछ रहेगा नहीं, फिर भी आवाज आएगी। ये आवाज कैसे आई है? ये आवाज आई है आपके चार्जिंग से, आपकी बॉडी की वजह से। नहीं, आपकी बॉडी और ये वुलन क्लोथ दोनों के बीच में क्या हुआ है? फ्रिक्शन हुआ है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया? आपके जो वुलन पार्टिकल्स हैं चार्ज हो गए। तो जब भी आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ही स्पार्कलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब वो डिस्चार्ज हो रहा है। पहले चार्ज होकर रुके हुए थे, अब आप उसको फोल्ड करने से क्या कर रहे हो? डिस्चार्ज कर रहे हो। ठीक है, फ्रिक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? तो इंडक्शन का मतलब होता है ना कि एक की वजह से दूसरे में परिवर्तन हो। जैसे एक पेन लिया हमने, पेन को ऐसे रगड़ लिया, मतलब कि सीन तो है फ्रिक्शन का, है कि नहीं? रगड़ लिया, अब इसके ऊपर एक पेपर के ऊपर मैं नजदीक ले जाऊंगा तो पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बताओ, पेपर शुरुआत में कैसा चार्ज था उसके ऊपर? न्यूट्रल था। लेकिन जो ही हमने पेन रब करके, यानी चार्ज वाला, जब पेन लेके उसके पास गए तो वो भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। सोच लो कि पेन का चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। तो अब पेपर का कैसे चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। तभी तो क्या किया आपस में? इसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का एक और बेस्ट सीन है, बहुत कॉमन है ये, कि जैसे कि दो दोस्त हैं, आप लोग दोस्त हैं आपस में, आप देख लिए शराब लगातार पढ़ते जा रहा है बीस्ट मोड एक्टिवेट करके। ठीक है, और सब देख के जा रहे हैं कि आखिर ये कितना पढ़ क्यों रहा है। तो फिर टेंशन में आके ये भी घर में पढ़ना शुरू कर दी कि हमको भी ढेर % लाना है, क्योंकि मुझे तो हेल्प मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैथ पे मैथ लगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंडक्शन का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इंडक्शन का मतलब दूसरे की वजह से affect हाँ, दूसरे की वजह से जब कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। उसके बाद तीसरा क्या है? कंडक्शन। सिंपल है कंडक्शन, यानी जब एक कंडक्टिंग मीडियम हो और इधर से मतलब फ्लो कर रहा हो चार्ज और उधर कोई रिसीव करने वाला हो, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन मीडियम। सिंपल। ठीक है, अभी कंडक्शन में एक सेकंड, सॉरी, नहीं दिया गया। हाँ दिया है। कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी सही बोले, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, मतलब दो बॉडी जब आपस में कॉन्टेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट में टच हो जाएगा उनके बीच में, तो जाहिर सी बात है कंडक्शन ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये पता है कि इस वायर में बिजली जा रही है, अगर जब तक टच नहीं करेंगे तब तक करंट आपको नहीं लगेगा, तो ये है कंडक्शन। टच करेंगे तो कंडक्शन होगा, नहीं टच करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ खड़े हो तो बिजली ऐसे चल के आके छू के चले जाएगी, ऐसा नहीं हो। ठीक है, चलिए उसके बाद है फ्रिक्शन वाले में ना एक और एग्जांपल है क्लाउड। जो वो बादल चार्ज होते हैं ना और बिजली कड़काते हैं, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि दो क्लाउड जब आपस में क्या करते हैं,
रगड़ करते हैं तब जाके ये स्टैटिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कूलम्ब का नियम। देखा जाए कूलम्ब का नियम, बोलिए। नेक्स्ट है कूलम्ब ने क्या बोला था कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आर। तो बोलो कि इनके बीच में फोर्स कितना लगा, तो उन्होंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी इनके प्रोडक्ट का मल्टीपल, इनके प्रोडक्ट का मल्टीपल, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल सेम अगर आप गौर करो तो जैसा न्यूटन ने बोला था कि दो मास के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो ये है m1 और ये है m2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मैचिंग मैचिंग, Yes, sir. ठीक है। बशर्ते अंतर इज कि यहाँ पे मास है और वहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो कह सकते हैं कूलम्ब ने हेल्प ली, कह सकते हैं ना कूलम्ब ने भी हेल्प ली कि जो बड़े, जैसे क्योंकि न्यूटन ने मैक्रो पार्टिकल के बारे में बोला था, मैक्रो समझते हैं ना, मैक्रो बड़े बड़े, हाँ माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है MACRO, तो मैक्रो माने बड़े पार्टिकल, और जो कूलम्ब ने बोला था वो किसके ऊपर बोला था, माइक्रो पार्टिकल। इन्होंने बोला माइक्रो और इन्होंने बोला मैक्रो, ठीक है, बहुत ज्यादा ए का अंतर है, ए और आई का, ठीक है। हाँ, तो इसको जब सॉल्व करना हमने तो F इज डायरेक्ट टू Q1 Q2 अपॉन r², प्रोपोर्शनल साइड है तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², और ये फॉर्मूला निकल के आता है जहाँ पे K है कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है, और K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इसका यूनिट भी है यस सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यस सर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलम्ब का लॉ। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आपका है क्या है न्यूटन्स वाला। तो न्यूटन से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², ठीक है, जहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻⁻11। क्लियर। तो ये तो था हम लोग का रिलेशनशिप या डिफरेंस कह सकते हो कि कूलम्ब्स लॉ का जो नियम है वो आपके ग्रेविटेशनल नियम की तरह ही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल के नियम की तरह ही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ये K है, जो K देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, नहीं ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है कि जो K है वो किस पे डिपेंड करता है, तो मीडियम पे दो चार्जेस का और सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, यानी कौन सा यूनिट हमने चूज किया उस पे डिपेंड, दो चीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद है E0 क्या है, तो E0 है ना जो भी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, यानी वहां पे जितना भी आसपास का मीडियम है उस मीडियम की वैल्यू कितनी है। अब वैल्यू करने का सीन का समझना कि जब हम परमिटिविटी की बात करते हैं तो समझते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रह सकता है, लेकिन उस मीडियम का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उस सिस्टम के ऊपर, वही सिस्टम के इम्पैक्ट को हम स्टडी करते हैं परमिटिविटी के अंदर, ठीक है। ये सीन कई जगह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी है और मैग्नेटिज्म में क्या है, परमेबिलिटी है, ठीक है, हाँ ये ना, तो ये सीन का यहाँ पे बात हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है परमिटिविटी क्या है, तो इट इज द क्वांटिटी दैट डिटरमाइन हाउ फार द मीडियम परमिट द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, यानी कि मीडियम कितना आपको परमिशन देता है। जैसे मान के चलो कि अभी क्या है कि शनिवार क्लास में, तो एक लिमिटेशन है कि भाई वो अगर बात करेगा तो सांकेतिक भाषा या सिंबॉलिक या फिर लेटर के फॉर्म में बात कर सकता है, ठीक। तो भाई क्लास एक जगह है ना, तो क्लास उतना परमिशन नहीं दे सकता कि वो हाथों में हाथे डाल के बात करे, ठीक है।
लेकिन अभी चला जाए पार्क में फिर तो कुछ भी कर सकता, वहां पे कोई भी परमिशन ग्रांटेड है, ठीक है। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट, यस सर, तो परमिटिविटी क्लियर हुआ। यस सर, तो परमिटिविटी होता है फ्रीडम बाई मीडियम, मीडियम द्वारा कितना फ्रीडम मिला है, ठीक है। ओके ना। तो अभी इसमें परमिटिविटी में ना हम लोग वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, वो 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही वैल्यू है हमारी एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। उसके बाद है कि अब मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि सफा सफा बोल रहा है कि मीडियम कितना फ्रीडम देगा। तो देखो सबसे केस 1 में कि एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, इसमें जो मीडियम की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 का पावर 9, मतलब के की वैल्यू हो जाती है वहां पे, यानी के की वैल्यू हम वहां पे 1 कह सकते हैं, क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे ना तो कितनी आएगी 1, क्योंकि 9 इंटू 10 का पावर 9 और 9 इंटू 10 का पावर 9 दोनों डिवाइड करके कितने हो जाएंगे 1, तो इसलिए वहां पे के की वैल्यू कितनी होती है 1। किसके लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, या फिर कैसे किसी मीडियम सोल्यूशन है तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के, यानी इसी पे क्या डिपेंड करता है मीडियम। तो ये बताओ कि के की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है ना कि के की वैल्यू होती है नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना। और एफ वैक्यूम में जितनी वैल्यू होगी तो एफ वैक्यूम में कितनी वैल्यू होगी तुम्हारी, तो जितनी भी वैल्यू एफ वैक्यूम में होगी और जितनी भी के में होगी, दोनों को आपस में क्या करें डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा मीडियम। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको आपका के इसमें दिया ना, अगर हमको आपका पता करना हो मीडियम का, तो सिंपल हो जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जहाँ पे ये है एब्सोल्यूट और ये है आपका जो मीडियम की चेंजिंग हुई है उसकी, और इसकी वजह तो पता है हमको परमिटिविटी की फिक्स वैल्यू 8.85, और ये वाली ना मीडियम के हिसाब से चेंज होती है, ये जो ई वाली ईयर वाली है मीडियम से चेंज होगी तो हमको अलग अलग समय वैल्यू मिलेगी। अब देखो अगर यहाँ पे एयर की बात करेगा ना, तब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, सिंपल के रख के चलेंगे, लेकिन जहाँ वाटर बोल देगा तो अब वहां पे आप के की जगह पे 80 रखेंगे, वाटर पे रखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो हमको नहीं लगता है कि केक की बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोग जब से हम पढ़े तब से कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बात नहीं की गई थी, लेकिन जानकारी आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को केवल 12 तो देना नहीं है, इसके बाद आप सीयूटी का पेपर देंगे ना, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सेम है, कोई बहुत अंतर नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हाँ देखो इधर दिया हुआ है सिंबल फॉर वैक्यूम दिया k इज इक्वल टू 1, फॉर मेटल दिया k इज इक्वल टू इंफिनिटी, और फॉर वाटर दिया k इज इक्वल टू 80। तो ये तीन है, तीनों आप दिमाग में रख लो, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब समझते हैं, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किया था ना, इससे हमने क्या निकाले थे मैग्नीट्यूड, क्या निकाल रहे थे। अब वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब क्या बोलेगा डायरेक्शन। तो अभी हमने बहुत बचपन से मालूम है आप लोगों को कि अगर हम किसी भी स्केलर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, बस बात खत्म, ज्यादा नहीं सोचना है। तो इनटू R कैप हो जाएगा। नेक्स्ट है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डॉट R अपॉन मॉड हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R अपॉन R। बोलिए कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर। तो कोई बहुत इशू नहीं है, टेंशन लेना है, ठीक है। ये जो था सिंपल वेक्टर फॉर्म लिखने का। अब किताबी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, विश्वास नहीं बात है ना। हाँ हमने कब कहा आप मुंह से लिखोगे, ठीक है, हमने भी हाथे से कहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि सीन क्या है कि जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं ना, तो 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स की भी बात करते हैं साथ में, ठीक है। तो इसके बीच में गैप क्या होगा, r12
और यहाँ पे चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज Q2। Q1 के द्वारा ये फोर्स और Q2 द्वारा इधर का फोर्स कुछ हो सकता है ना, वहाँ पे चार्ज हमने क्या रखा है इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किधर का फोर्स का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब निकालते हैं तो F12 की वैल्यू माइनस F21 के क्या आ जाती है, बराबर आती है, और इसे भी कहते हैं हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब अंतर क्या आता है, तो अंतर आता है ना कि हम इसमें से R1 माइनस R2 लिखते हैं वहां पे, ठीक है। जहां पे R देख रहे हो ना, वहां पे हम R1 माइनस R2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां से इस पोजीशन वेक्टर से हमने क्या निकाला है, इसके बीच की दूरी निकाला। जैसे यहां से यहां तक दूरी कितनी, R1, यहां से दूरी कितनी, R2, तो ये दूरी कितनी, R1 माइनस R2। समझे? बस ये वाला सेम फॉर्मूला उसके जगह पे R1 माइनस R2 एकदम किताबी चेप देना, एकदम ये भी चेप देना, गलत नहीं है कोई भी। लेकिन जैसे कि अगर आपके पास वक्त हो अच्छा और कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पूछे तब एकदम बढ़िया एकदम सजा सजा के R की जगह पे बस उसकी वैल्यू डाल देंगे इसी में, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब फोर्स, यानी कूलम्ब फोर्स की क्या कुछ कैरेक्टर हैं। तो पहला है ना कि इट इज एप्लीकेबल वैल्यू फॉर पॉइंट चार्ज, यानी केवल पॉइंट चार्ज पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस पे नहीं, केवल पॉइंट चार्ज, हाँ एक चार्ज। नेक्स्ट है ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर रूल, यानी कि ये 1/r स्क्वायर का रूल फॉलो करता है। जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती है, कम ना होगा, इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब क्या। हाँ, अच्छा। नेक्स्ट है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि ये दूर से भी फोर्स काम करती है, मतलब लंबी लंबी दूरी की फोर्स भी वर्क करता है। नेक्स्ट है कूलम्ब फोर्स इज इनएक्टिव व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज लेस देन 1 फर्मी, यानी कि अगर एक फर्मी से कम दूरी होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। एक फर्मी मीटर समझते हैं, 10 का पावर माइनस 15 मीटर, इससे कम दूरी होगी तो इनएक्टिव हो जाएंगे, ये वहां पे कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं करेगा, यानी दूरी डिस्टेंस होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगे। नेक्स्ट है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का समझते हो, सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब ना एक पॉइंट पे ये फोर्स है ना, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये पॉइंट पे ना जो F की वैल्यू होगी कितनी होगी, इसी को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स किसके बराबर हो, शून्य के बराबर खत्म हो हो, जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें और भी कई सारे हैं, आप यहाँ पे 8 गो पॉइंट दिया हुआ है, आपको कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट बस दिमाग में रखना है, ठीक है, 8 पॉइंट दिमाग में नहीं रखना है, बस 3, ठीक है, जो आपको आसान लगे आप रख लो। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि मान लो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर कितने चार्ज हैं, मल्टीपल, हाँ मल्टीपल यानी n चार्जेस हैं, ठीक है, और इन n चार्जेस पे हमको इस पॉइंट पे इन सारे चार्ज द्वारा फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इन पॉइंट पे सारे चार्ज द्वारा जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, सुपर, क्या होगा, तो F सेंटर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेट फोर्स किसी भी पॉइंट पे किसी भी सिस्टम चार्ज द्वारा कितना होता है, 0, बात करते हैं बैलेंस कंडीशन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो F1 F2 है ना, इसको खोल देंगे। खोलने का सेंस क्या है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, लेट कर लो कोई Q है इसमें अंदर, ये है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ठीक है। वैसे ही FC इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R, अब R1 भी होगा ना इसमें, बहुत सारा हो जाएगा, R1 R2 R3 R4, ये हो जाएगा R1। अब ऐसे ही करके सम करते हुए जाओ, उसमें KQ कॉमन कर दो, तो Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस Q3 बाई अनंत तक जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बस रिप्रेजेंटेशन है, आप बस लिख देना। अगर आपसे पूछा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पेपर में तो आप फिगर बनाना, ये फॉर्मूला लिख देना, इसमें बहुत कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा लिख देना है, अंत में दिखाना है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट पॉइंट Q इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इट इज अ बैलेंस कंडीशन।
बैलेंस कंडीशन में नेट चार्ज कितना होता है? सॉरी नेट चार्ज कर रहा हूँ, नेट फोर्स 0 ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? तो किसी भी द्वारा, किसके द्वारा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बात करना, तो किसी भी चार्ज के द्वारा, ठीक है, उसकी एक नियमित क्या होती है, बाउंड्री होती है। जैसे याद हो कि मैग्नेट के चारों तरफ एक फिक्स बाउंड्री, इसको बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी अदर बंदा आता था तो क्या एक्सपीरियंस करता था, फोर्स। वैसे ही सेम चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस सराउंडिंग, जिसके अंदर कोई पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल आवे और दैट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है हमारे सामने, क्या हो जाता है वो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, ठीक है। अब पता करना है कि कितनी इसकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी कितना होगी, तो कितनी होगी, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। जहाँ पे Q नॉट क्या है, तो Q नॉट है टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज पता है ना क्या होता है, इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज दैट कैन बी यूज, हाँ पॉजिटिव चार्ज दैट कैन बी यूज टू टेस्ट द सिस्टम, सिस्टम को टेस्ट करने का काम आता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज इतना नेग्लिजिबल होता है कि ये सिस्टम को अफेक्ट भी नहीं करता है और हमारा टेस्ट भी क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज को हमेशा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं। और जैसा कि हमको पता है ना कि F इज इक्वल टू कूलम्ब K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे F पे पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू F K Q Q नॉट Q1 अपॉन Q नॉट R स्क्वायर, Q नॉट से Q नॉट, तो E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो ये फॉर्मूला था हमारे फील्ड इंटेंसिटी का। और जैसा कि देखो सर पे तीर तलवार चल रहा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगा, वेक्टर, ठीक है। असाइनमेंट है न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना टाइम की। तो कोई भी चार्ज होता है ना, तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती, क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। और चार्ज कितने तरह के, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, एक है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और निगेटिव चार्ज में हमेशा इनवर्ड निगेटिव फील्ड निकलता है, मतलब जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन इनके बीच में इंटरनल कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इस चार्ज के नेगेटिव के बिना भी पॉजिटिव का जीवन अस्तित्व करता है, और पॉजिटिव के बिना भी नेगेटिव का जीवन अस्तित्व करता है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए वहां पे गॉस थ्योरम क्या देता है, 0, पर यहाँ पे गॉस थ्योरम कभी 0 नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे गॉस थ्योरम 0 कब देगा, जब हम डायपोल की बात करते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिज्म में हम चाह के भी मोनोपोली नहीं कर सकते, वहां पे तो भैया तुम कुछ भी करोगे वो डायपोल ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये सीन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन है जो कोई चार्ज से एमिट होते हैं, और उस इमेजिनरी लाइन जो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज इसकी, तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव में खत्म होते हैं। पॉजिटिव वाला हमेशा आउटवर्ड करता है, नेगेटिव वाला हमेशा इनवर्ट करता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो गॉसियन सरफेस, ये सब, हाँ, दो वेव फ्रंट, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। फिजिक्स में पूरा फुल नियम है इसका, ठीक है। ये कभी कट ही नहीं कर सकते, जहां कट करेंगे वहीं पे कटिंग पे कितने डायरेक्शन बनेंगे, दो, और किसी भी पॉइंट के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है कि नहीं। अब आप एक ही समय में जीवन में दो काम कर सकते हो, कर ही रहे हो, हमारी बात अलग है, लेकिन सब नहीं कर सकता, ठीक है। डायरेक्शन नहीं है सर, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, प्रोग्रेस है,
सीखा को आसमान की ऊंचाई है कुछ। बैडमिंटन टीम बनानी है उसको। क्रिकेट टीम है नहीं नहीं बैडमिंटन भूल रहा था उस दिन। बोल दिया था बैडमिंटन टीम चलेगी। सीखा को सीखा हमसे जल्दी चालू कर देंगे 5 तारीख को सर कल आ रहे हैं। होली के बिहार में सर नवीन पढ़ ले बहुत अबे तैयारी- अभी बहुत तैयारी पढ़ ले करके अभी देख अब एग्जाम आ गइल बा पढ़ी चाहिए ना पढ़ी एग्जाम दिखे जाएगा बस चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, फील्ड लाइन वाला देख लेते हैं हम लोग यस यस कि जैसे कि दो अगर प्लेट्स हैं तो प्लेट्स में फील्ड लाइन कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। ठीक। तो दो ऐसे प्लेट्स हैं, इसके ऊपर हमारा फुल क्या है? पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर फुल क्या है? नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट है। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मिलनी चाहिए, Yes, sir. लेकिन ऐसे मिलती नहीं है, ऐसे भी मिलती है। ठीक है, यस सर ये फील्ड लाइन ऐसे भी मिलती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं? Fringing. दिमाग में रखना यार, उसको ऊपर वाला जो जो चक से निकल के कट से आगे अंदर ना, उसको क्या बोलते हैं? Fringing. फ्रिंजिंग बोलते हैं। और बीच में जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई गम नहीं है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ, अभी हम लोग रिप्रेजेंट करा है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन फिर से रिप्रेजेंट करवाएगा हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाउट है तो बताइए हमको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं, एगो होता है यूनिफॉर्म और एगो होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म में सब एक दूसरे क्या चलते हैं? पैरेलल चलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म में सब एक दूसरे क्या पैरेलल नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इस पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग प्लेन के अंदर। सबका प्लेन अलग अलग होता है, भले ही ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कंडीशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? बताइए। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज गजब गजब गजब, पढ़े बताइएगा। ठीक है, मान चलो कि ये दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2a। इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग डायपोल। अब जैसा कि चार्ज है तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब जब डायपोल है तो ये घूमेगा, अब घूमेगा तो मोमेंट करेगा, अब मोमेंट करेगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और फॉर्मूला होता है उसका P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। L है क्या? 2A। ये L वाला मैग्नेटिज्म में था, Yes, याद है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप L करो, M करो, P करो, Q करो, W करो, वहाँ पे हम क्या लिए हैं उसी के हिसाब से हाँ बस बस बस, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अब जैसा कि डायपोल देख रहे हो कैसी क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन होगा, Yes. और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट उल्टा होता है। दिमाग में रखना एकदम सेट करके। आप लोगों से जो Yes, टेस्ट sir. लिया था उसमें आप लोगों ने कई लोगों ने गलती करी है। आप लोगों ने लिखा है डायपोल वाले में नॉर्थ टू साउथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ होगा। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि मैग्नेटिज्म में मैंने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 14 था। उसी में शायद हाँ, और कई लोगों ने उसमें नॉर्थ टू साउथ लिखा था, जो कि गलत है। साउथ टू South नॉर्थ to भी north. कई लोगों ने लिखा था। Yes, sir. वो समझ में आया कि हाँ वो सही है। ठीक है, ध्यान से पेपर में लिखना है आंसर आप लोगों को। तो देखो इसका असाइनमेंट क्या होता है? वो कूलम्ब मीटर। क्यों कूलम्ब मीटर? कूलम्ब बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका अब कंडीशन आता है कि जब हम इस डायपोल के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करें, या तो एक्सियल पॉइंट में और या तो इक्वेटोरियल पॉइंट में। ठीक है, तो अभी हमने एक बात, ये बात कई बार बता चुके हैं आपको Yes, यस यस कि मैग्नेटिज्म में भी आपने यही देखा था। Yes, ठीक है, पोटेंशियल में भी यही देखा था, और अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उसके देखेंगे। अंदर भी वही देखो। ठीक है, Yes, sir. तो सीधा हम लोग फॉर्मूला बात करेंगे। बस एक डेरिवेशन आप तैयार रखिएगा कोनो, और दिमाग में रखिएगा कौन कौन से, ना कि इलेक्ट्रिक में मैग्नेटिक में छाप दिया जाए। फार्मूला क्या है लास्ट में ये हाँ, वो दिमाग में रखिएगा, स्टेप्स रखिएगा, प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस तो सही हाँ बस प्रोसेस याद रखिएगा कि प्रोसेस करना क्या है, ये एलिमेंट चेंज कर दीजिएगा उसके अंदर।
ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे मैग्नेटिज्म के अंदर यहाँ पे अब QM हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, और यहाँ पे P की जगह M के ऊपर तीर हो जाएगा, हो जाएगा ना, और A की जगह पे L हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं है, ये लिख सकते हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ आखिरी का रिलेशन Kp/R³ और 2Kp/R³, ये सब दिमाग में रखना है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, समझ आया। और इसमें साइन लगता है -2Kp/R³ होता है, जो बताता है कि एंटी पैरेलल कंडीशन, ये वाला सीन याद रखिएगा, इस पे आपको नंबर मिल सकता है एंटी पैरेलल पे, क्योंकि जब भी डेरिवेशन करिएगा आएगा दोनों में से एक ही, अगर आया तो या तो एक्सियल या तो इक्वेटोरियल, और हम 100% गारंटी क्या आएगा, ये आएगा कौन में से? एकदम आएगा। 6 जगह है, एक को जगह तो आएगा, Yes, sir. ये बताओ। जी। और उसमें जो सबसे, उसमें जो 6 में से जो टॉप रैंक करने वाले जो बंदे हैं, उसका नाम है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का है। चैप्टर नंबर 2 से 0 0 वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ है 0, कट जाता है। लेकिन आता है, ठीक है, वही आता है पेपर में पूछने के लिए, तो उस पे भी नहीं, इस सब पे एकदम 6 में से एकदम गारंटी क्या आने वाला है, ठीक है। और एक वो था रिंग वाला, रिंग, ठीक है, तो वो मैग्नेटिज्म में था रिंग वाला, और इलेक्ट्रिक में भी आएगा रिंग वाला, तो इसलिए उसको भी नहीं छोड़ना है, एक आएगा गारंटी उसमें भी। अच्छा अंदर बाहर रख रहा है तो बोला अंदर बाहर नहीं, जो निकल गया से ऐसे रिंग था, हमको इस पॉइंट पे चेक करना था, हाँ हाँ तो ऐसे मिलाते थे, याद है, ये इलेक्ट्रिक में भी है मैग्नेटिज्म में भी है, हाँ। एक जगह आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस मैग्नेटिज्म वाले का है। मैग्नेट का इसलिए हाँ मैं बोला हाँ, मैग्नेटिज्म वाले ज्यादा चांसेस है, इलेक्ट्रिक थोड़ा कम चांसेस है, लेकिन आएगा गारंटी कि दोनों का प्रोसीजर तो सेम है ना, Yes, यस यस सर ठीक है, मुझे इक्वेटोरियल यस सर एक्सियल में था प्लस Q, यही था, यस सर नहीं उल्टा, -Q प्लस प्लस Q, इस पॉइंट पे पिन करना है आते हुए तो ये वाला सीन है। अब देखो थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करवा देते हैं हम लोग, ये पॉइंट पे हमको चेक करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, Yes. ज्यादा वाला, हाई लेवल वाला। तो जो प्लस वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो हमेशा आउटवर्ड दिमाग में रखना। Yes, sir. अब माइनस लगा इनवर्ट तो हमको नेट पी पे चेक करना है, और वेक्टर का एक फॉर्मूला है, हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वही मैं बता रहा हूँ, ये सब याद रखने वाली चीजें मौके पे हेल्प करेंगे आपको इसको निकालने में। ये पी पॉइंट कैसे निकालोगे, तो एफ एल वेक्टर प्लस एफ एस वेक्टर, ठीक नहीं, एफ क्यू वेक्टर माइनस वाला, एफ क्यू प्लस वाला वेक्टर प्लस 2 F1 क्यूब F2 क्यूब हाँ और cos थीटा, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। बाकी इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पता है ना, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, हाँ R, तो ये क्या हो जाएगा R-a, और ये क्या हो जाएगा R+, ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये सी सिंपल है आप लोगों के लिए। उसी प्रकार इक्वेटोरियल वाला 2a है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो अब ये गया Yes, sir. तो F प्लस और टुवर्ड्स आया F माइनस, तो रिजल्टेंट गया F n या F नेट, F नेट की बात कर लेते हो, ठीक है। तो अभी पता है ना कि F प्लस की वैल्यू और F माइनस की वैल्यू दोनों सेम होगी, यही क्वालिटी है इक्वेटोरियल में, और किसी में भी चाहे मैग्नेटिज्म चाहे पोटेंशियल और चाहे ये सब में ना, ये जो दोनों पॉइंट द्वारा फोर्स होता है इस पॉइंट पे, वो दोनों सेम होता है। ये बात अगर भेजे में रही तो गलती नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है जो फॉर्मूला बनता है इसका, वो बनता है E इज इक्वल टू 2Kp/R³, ये निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे E से R के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का, हाँ। तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर है। समझ आया? उसी प्रकार हमारा इक्वेटोरियल में क्या कंडीशन बनेगा, तो वो बनेगा E इज इक्वल टू Kp/R³,
E इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब। देखो इसमें और इसमें कितने का फर्क है? 2 का। तो इसलिए कहते हैं ना कि E एक्सियल इज 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। यस सर। ये रिलेशन में निकल के आता है, ठीक है। E एक्सियल इज 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दें? प्लेस कर दें, तब क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसमें हमने क्या कर दिया? क्या हो गया? वो प्लेस कर दिया डाइपोल को। हाँ ठीक नहीं किया? नहीं सही, हम टॉर्क बोलने वाले। हाँ टॉर्क इसके बाद में लगेगा। वही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, तो डायपोल प्लेस कर दिया। अब यहाँ से पता है ना क्या करते हैं हम? एकदम आप दिमाग में रख लो, थोड़ा सा स्टेप्स में दिमाग में रख लो सीधा कि इसके बाद हमको यही करना है, और यहाँ से बनेगा थीटा, तो ये बनेगा 2s sin हाँ ये 2 है ना, तो 2a sin। क्लियर? अब यहाँ पे F नेगेटिव F पॉजिटिव लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर फोर्स। चलिए तो उसके बाद सिंपल है हमारा कि F1 इज इक्वल टू क्या होगा? QE F1 इज इक्वल टू हो जाएगा QE। ये भी क्या बताने वाली बात है? F1 इज इक्वल टू प्लस QE और ये हो जाएगा माइनस QE। सिंपल, उसे प्लस कर देंगे, ज्यादा नहीं चेपना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केसेस में। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू FD, यही हुआ ना? यस सर। D परपेंडिकुलर, और टाउ इज इक्वल टू F कितना है? F है आपका QE, और D परपेंडिकुलर कितना है? 2a sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू E sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ये तो कई जगह हो गया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा, ठीक है। बस कहाँ इतनी परिवर्तन है, परिवर्तन पे आप फोकस करेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हम लोग के पास केसेस। अब केसेस में क्या है कि जब थीटा इज इक्वल टू हो जाए 0, या थीटा इज इक्वल टू हो जाए 90, या थीटा इज इक्वल टू हो जाए 180। 0 पे काम खत्म और 180 पे काम खत्म, 90 पे मैक्सिमम। सिंपल केसेस। यस सर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट ऐसे स्पेसिफिक मेंशन है, लेकिन मैं बता दूं न्यूट्रल पॉइंट का सीन कि एक फिक्स्ड अगर प्लस Q और माइनस Q मेंशन है, तो इसके सेंटर पे हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, जहां पे रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है, और इसी को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं या फिर न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। दोनों बातें एक ही में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक कोई टॉपिक का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। एक और बात कह सकते हैं कि हाँ सेम ही है, जब फोर्स लगा है तो और क्या बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीन है कि जब भी हम किसी चार्ज में से क्या निकलता है? वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी सरफेस से बाहर निकले, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी सरफेस से बाहर निकले तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब सरफेस का सीन क्या है कि सरफेस हमेशा नॉर्मल से निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सरफेस का क्या नॉर्मल है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? ये सरफेस का नॉर्मल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ये सरफेस का नॉर्मल कहने का मतलब, हम हमेशा देखो सोचो कि ये अगर सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास कर रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? तो आप कहोगे 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है ना? आप लोग सही थिंकिंग हो, 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, लेकिन हम वहां से मेजरमेंट नहीं करते हैं। हम जो एंगल नापते हैं ना, वहां से नहीं नापते हैं, हम नापते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले उस एरिया का वेक्टर निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। अब उस एरिया वेक्टर से एंगल मेजर करते हैं। तो सोचो कि जब यहाँ से अगर एक एरिया वेक्टर निकल जाए तो ये तो इसके बीच में कितना एंगल है कि नहीं? पैरेलल हो गया, जीरो ना। अब यही कंडीशन की वजह से जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू E डॉट ds होता है,
ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, और अगर 90 होता तो काम खत्म हो जाता ना, पर होता कितना है 0, तो फाई इज इक्वल टू टीए, टीएस को एरिया बना देते हैं हम लोग, तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू टीए, दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसका असाइनमेंट क्या है, तो असाइनमेंट बना दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि एक स्पेशल केस दिया हुआ है इसमें, पर उस स्पेशल केस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना चाहिए इसको। लेकिन हाँ, इन सरफेस से दिमाग में रखना, क्या पता बोलते एक चार्ज को एक क्यूब के अंदर प्लेस कर दिया गया है, बताओ कि उसके फेस के द्वारा कितना फ्लक्स होगा, तो पता है ना कि एक क्यूब में कितने साइड होते हैं, 6 साइड, तो 6 इंटू ईडीएस। ये सब बुद्धि का वहां पे जरूरत पड़ेगी अगर क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो बोल दिया एक स्फीयर के अंदर एक चार्ज को प्लेस कर दिया गया है, पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्लक्स, तो उस समय डीएस क्या होगा आपके लिए, जी लो ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, साइंटिस्ट हैं जो नहीं है जानते हैं, आप पहले तुम सुनो। हाँ, उन्होंने बहुत जबरदस्त डिस्कवरी करी। क्या करा है उन्होंने एक फॉर्मूला, एक थ्योरम जिसका नाम है गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्या दिया है, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस कैसा होता है, तो क्लोज सरफेस होता है, कोई भी क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो मान चलो कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हो, तो जो भी इसके द्वारा फ्लक्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो सबसे पहले ये था कि भाई जितना चार्ज इसके अंदर होगा उतना ही ना फ्लक्स निकलेगा इस द्वारा, लेकिन फिर बाद में गॉस ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी बोला कि अगर कोई भी क्यू चार्ज को हम किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर रखेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी फ्लक्स होगा इसके सरफेस से, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज होगा। इन जितना भी चार्ज रखोगे ना, उसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी की वैल्यू के बराबर निकलेगा। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन का मतलब हम एप्सिलॉन कर क्या रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सोचो, थोड़ा सा थिंक करो, तो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और क्योंकि ये चेंज होगी, तो कभी भी अगर एप्सिलॉन से इसको डिवाइड करोगे, कभी भी डिवीजन होगा तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है ना। तो कुल मिला के ये था आपका गॉसियन का सरफेस का पूरा फुल नियम, ठीक है। और ये पेपर में पूछता है, ये पेपर में पूछता है, एक डिफाइन करने में पूछता है, डिफाइन टर्म में क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिफाइन गॉस थ्योरम ऐसे करके, ठीक है, डिफाइन गॉस थ्योरम एंड डिड्यूस द रिलेशनशिप, यानी कि इसका डेरिवेशन, गॉस थ्योरम और इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो देखते हैं इसका गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। तो मान चलो कि हमने एक चार्ज ले लिया यहाँ पे Q, और ये गॉसियन सरफेस ले लिया, यहाँ से हमने कट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एरिया वेक्टर, हाँ या ना। और ये Q नॉट है तो इसे चार्ज, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी E, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो कंडीशन है, फ्लक्स का नियम बोलता है कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ये फॉर्मूला है ना, ठीक। तो फाई इज इक्वल टू, अब E की वैल्यू क्या है आपके पास, सिंपल है, तो ये हो जाएगा ईडीएस cos 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और एरिया डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है, तो 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E बाहर हो गया और अंदर क्या हो गया, ds, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए E का फॉर्मूला क्या है, घर जाओ तुम चारों, निकलो। E का फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ बाई R स्क्वायर, है ना, KQ बाई R स्क्वायर। तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, तो फाई इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर इनटू, अब जैसा कि ये सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका सरफेस एरिया निकल के आएगा, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई R स्क्वायर, तो इनटू 4 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाता ना, तो नेक्स्ट बनेगा
फाई इज इक्वल टू K ये हो जाएगा के क्यू 4 पाई, ठीक है। और हमें पता है क्या K की value कि के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनटू 4 पाई 4 पाई तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे प्लेस हो गई। अब यही चीज देखो इधर है ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया साइड ये रिलेशनशिप समझ में आया। तो इसका आपको क्या कहते हैं डेफिनेशन और इसका डेरिवेशन याद करना पड़ेगा, याद क्यों करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वही बात है। ठीक है। चलो समझ में आया। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस के नियम से हम कूलम्ब का नियम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने कूलम्ब के नियम से गॉस का नियम डिराइव किया ना, अब इसका उल्टा करना है हमको, गॉस के नियम से क्या करना है कूलम्ब का नियम पता करना है। देखा जाए तो देखिए हेलो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कुछ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई, क्लोज फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है जो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर या उस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पे ना क्यू इन करते हैं, ठीक है, एनडी नहीं है, क्यू इन करते हैं यहाँ पे, अब समझ आया। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी क्या है e हम बाहर कर देंगे, अब क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग ds का इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो e और इनटू क्या हो जाएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू, तो e इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ठीक तो है, ठीक तो रहबे करता है, एग्जामों में ठीक ठाक करके आना है, ये सही ठीक है, तभी ठीक ठाक नंबर मिलेगा वहाँ। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर, समस्या है कोई, नहीं सर। चल तो ऐसे करके हमने डिराइव कर दिया कि क्या कर दिया डिराइव अकॉर्डिंग टू में कि cos से कूलम्ब और कूलम्ब से गॉस दोनों वाइस वर्सा वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गॉस लॉ कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस। ये जो दिया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको हमेशा नंबर दिलाएगा फ्री फोकर का। उसके बाद द सरफेस इन विच गॉस लॉ इज अप्लाइड इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि वो जो सरफेस है वो कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है कि चार्ज कितना उसके अंदर, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट चार्ज। नेक्स्ट है इफ द मीडियम इज डाइइलेक्ट्रिक देन फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी गौर करो कि अगर हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं ना तो के का डिवीजन हो जाता है, गौर करो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका आपके सामने है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन के, ऐसा हो जाता है, यानी के से क्या हो जाता है इसका डिवीजन हो जाता है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी और भी कम समझा। एक और तो एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स को इफेक्ट कर ही रहा है, के भी इफेक्ट कर देगा। तो सोचो कि अगर हमने मीडियम की डेंसिटी चेंज की या मीडियम का नेचर चेंज किया तो इसका मतलब फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट उसका पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, किसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट में, 1 2 3। पहला है लीनियर, दूसरा है सरफेस और तीसरा है वॉल्यूम।
लीनियर का मतलब है कि हम एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी, ठीक है। उसी तरह सरफेस के लिए सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। वैसे ही वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी, ठीक है। तो ये हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या पता करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। किन किन जगहों पे पता करेंगे? उन जगहों पे जैसे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसका एसेंस पता कर लेना, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर। ये कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करेंगे इसका एप्लीकेशन, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अब एप्लीकेशन जानने की बारी आई कि एप्लीकेशन कौन कौन सा है, ठीक है। तो